करेंगे 2024 का एस्टेट इकोनॉमिक्स का पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था, उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, अभी होएगा। तो पहला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट को मैच करना है। बोल रहे हैं जो एक्स एक न्यूट्रल गुड्स है, यानी एक्स क्या है, तटस्थ है। तो तटस्थ है यानी जैसे हम लेते हैं वर्टिकली और हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटल हम क्या लेते हैं, एक्स गुड्स को लेते हैं। तो एक्स न्यूट्रल है तो जो उसका स्लो मतलब कि इंडिफरेंस बनेगा तो वो हॉरिजेंटल इंडिफरेंस कर्व बनेगा। एक्स न्यूट्रल है तो ए का थर्ड, फिर वाई न्यूट्रल है तो वाई का बनेगा जो अपना वर्टिकल इंडिफरेंस, क्योंकि वाई के उसके वाई के पैरेलल आ जाएगी वो। और एम आर एस इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट होता है जब एम आर एस यानी 1 होता है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, जो कि एम आर एस हमें पता ही है, एक गुड्स के बदले में दूसरी का हम कितना सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये नेगेटिव होता है, यानी एक को लेते जाते हैं तो मतलब उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है, उसी तरह से तो नेगेटिव होता है। तो इस वजह से इसका आ जाएगा नेगेटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व, सी का सेकंड। और जो एम आर एस है जब इंक्रीजिंग होती है यानी जब बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग रेट से, तो ये हो जाएगा यानी पहली यूनिट है जो उससे अगली बार ज़्यादा छोड़ना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा यानी कनकेव, जो कि ऐसे मतलब कि उनतोदर होता है, ठीक है, जिसको नतोदर बोलते हैं, ये होता है। तो इसका आंसर बन गया है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, ए का थर्ड यानी सेकंड ऑप्शन है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम जो नेक्स्ट, उत्पादन की पहली अवस्था कब समाप्त होती है, यानी जैसे हम वो करते हैं प्रोडक्शन वाला जो कर्व होता है उसके अंदर टीपी एमपी, तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज होती है ना तब ख़त्म होती है जब हमारा जो मतलब कि एमपी है एपी को उसके मैक्सिमम पर काट देते, तो जो एवरेज प्रोडक्शन होता है ना वेरिएबल फैक्टर का वो मैक्सिमम होता है। तो अब देख लेते हैं एवरेज कहाँ पर है। पहले मैं बोल रहा टोटल प्रोडक्शन नहीं, यहाँ पर सेकंड स्टेज खत्म होती है तो ये तो नहीं है। फिर अब व्हेन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ यही आएगा, तो ये है वेरिएबल मतलब कि फैक्टर है जो हमारा उसका एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है जहाँ पर एमपीस को काटता है, तो सेकंड आंसर आ जाएगा इसके आगे। अकॉर्डिंग टू द मार्शल लर्नर कंडीशन डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ, यानी कब अगर हम डिवैल्यू करेंगे, डिवैल्यू करना क्या होता है, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के एक्सचेंज में क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी पहले जहाँ पर हम 50 दे रहे थे $1 के बदले में अब 100 दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे और इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे। एक्सपोर्ट सस्ते होने की वजह से हम ज़्यादा बाहर करेंगे। तो इम्प्रूव कब करेगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है, प्राइस की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब ग्रेटर देन 1 होएगी, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आ जाएगा। ये था जिसमें है कि आगे बताना है, ये है जो मतलब वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर से उठा रखा है, जो कि पजल क्रिएट हुई थी केंज और कुजनेट्स के बीच में, उसके बारे में। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है, ये केंज ने दिया था तो इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है केंज, तो एक बार इसको ड्रॉप करके हम आगे देखते हैं। रिलेटिव दिया था ड्यूजनबरी ने, तो बी का फोर्थ। और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ये दिया था उसने फ्रैंको मोडिग्लियानी ने, लाइफ साइकिल वाला। और परमानेंट मिल्टन फ्रीडमैन, तो सी का फर्स्ट, बी का रिलेटिव वाले का फोर्थ, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एब्सोल्यूट इनकम केंज ने दिया था, वो नहीं दे रखा, तो हम हरतुर समीत और जेम्स टोबिन पे चले जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही ट्राई किया था पजल को सुलझाने का, जिसमें एब्सोल्यूट वाले में ये केंज का मानना था कि भाई एपीसी है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वो घट जाती है। और जो कुजनेट्स था उसका मानना था कि भाई एपीसी कॉन्स्टेंट होती है। तो ये दोनों पजल क्रिएट होगी थी, भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। फिर इन्होंने सोल्यूशन करके बताया कि भाई क्या होता है, लॉन्ग रन में कॉन्स्टेंट हो जाती है एपीसी, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो जरूर एमपीसी का जितना पोर्शन होता है वो उतना कंज्यूम हो चुका होता है, और जो शॉर्ट रन में एपीसी होती है वो डिक्लाइन होती है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। ये था। अब उसके बाद है हु फॉर द फर्स्ट टाइम emphasized द इम्पोर्टेंस ऑफ 3 मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। 3 मेथड कौन कौन से नेशनल इनकम के, प्रोडक्शन मेथड,
इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले रिचर्ड स्टोन ने दिए थे, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका रिचर्ड स्टोन। फिर उसके आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द टू स्टेट हु ऑब्टेन द फर्स्ट रैंक इन 2023-24 इन द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन द कंट्री। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023-24 में सबसे आगे रहे थे उत्तराखंड और केरल, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन। तो पहले बोले रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जो हमारे मतलब कि उसको घाटे को दिखाता है, एक साल का जो घाटा होता है उसको। तो रिवेन्यू के अंदर दो अकाउंट होते हैं उस तरह से। तो जो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनमें से हम रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। फिर एक ग्रोस फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट होता है जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से हम रिवेन्यू रिसिप्ट निकाल दें प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ये भी ठीक है। फिर एक ग्रोस फिस्कल डेफिसिट। ये जो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट होता है वो टोटल बोरोइंग के बराबर होता है। हमारी जो बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, वो हम अपने घर से यानी अपने यहाँ से भी ले सकते हैं, आरबीआई से भी ले सकते हैं और अबोर्ड से। तो थर्ड भी ठीक है। फिर है प्राइमरी डेफिसिट। जब हम फिजिकल डेफिसिट में से नेट इंटरेस्ट में से निकाल देंगे तो प्राइमरी एक साल का ही दिखा देता है। इंटरेस्ट लाइबिलिटी जो मतलब कि हर साल हम लेते रहते हैं उनको दिखाती है इंटरेस्ट लाइबिलिटी। तो इस वजह से प्राइमरी डेफिसिट एक साल का, तो ये भी ठीक है। तो सारे के सारे ठीक है, इस वजह से थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका, ए बी सी और डी। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो पी क्यू एल है उसके बारे में कौन सी बात ठीक है। तो पी क्यू एल है फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ये इसमें क्या है कि भाई हमारी जो 3 मेजरमेंट होते हैं इसके, एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक होता है एजुकेशन और एक होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी। तो तीन होते हैं इसके अंदर। तो पहला मोरिस डिमोरिस ने दी थी, सही बात है, 1970 के दशक में दी थी ये, पहला ठीक है। फिर इट मेजर द लेवल ऑफ फिजिकल वेलबींग, ये भी ठीक है। 3 इंडिकेटर होते हैं इसके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टिलिटी, पर कैपिटल नहीं होता इसके अंदर, लिटरेसी होता है, तो ये गलत है थर्ड वाला। और इट वाज डेवलप्ड फॉर 1977, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ठीक है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ यानी थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर हु गिव द थ्योरी ऑफ फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन, यानी फैड की थ्योरी, ये अमर्त्य सेन ने दी थी। जब बंगाल में अकाल पड़ा था उस टाइम 34 लाख लोगों की डेथ हो गई थी, उस टाइम दी थी अमर्त्य सेन ने। फिर है इफ फुल एम्प्लॉयमेंट नेशनल इनकम इतनी है यानी 10,000 है और इन्फ्लेशनरी गैप 400 है एंड वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लायर इज 5 है, देन इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम बतानी है कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो 400 है और वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर दे रखा है 5, तो 5 और इसकी 400 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये आ जाएगा क्या 2000। और इन्फ्लेशनरी गैप को दिखाना है तो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इन्फ्लेशन होगी ना, तो 10,000 था, इसके अंदर ये 2000 और जुड़ जाएगा तो 12,000 आ जाएगा। अगर डिफ्लेशनरी होता तो ये 2000 माइनस हो जाता, 8,000 आ जाता, लेकिन अब इन्फ्लेशनरी गैप बताना है तो ये 12,000 आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। फिर उसके बाद है आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का कौन सा पार्ट नहीं है? नेशनल इनकम का पार्ट वो होता है जिससे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होती है और वो जीडीपी में काउंट होता है। तो देखो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जो सामाजिक सुरक्षा में नियोक्ताओं को अंशदान दिया जाता है वो ठीक है, भाई उनकी सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है वो, लेकिन वो क्या है, उन्होंने मतलब वहाँ पर कुछ काम किया उसके लिए दिया जाए। बोनस भी अगर वो काम करते हैं, ग्रेजुटी भी तभी दी जाती है, लेकिन जो वृद्धावस्था पेंशन है ना ये फ्री में दी जाती है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट है, इसको हम उसमें शामिल नहीं करते, तो डी नहीं आएगा। अब है आउट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विच कंट्री हैड द लोएस्ट रैंक इन ह्यूमन डिवेल्यूएशन इन 2022। तो इंडिया को ही सबसे कम रैंक मिली थी, भूटान, ये श्रीलंका और सूरीनाम ये हमसे आगे थे, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा इंडिया। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक है, अब हमारी रैंक इसमें 131 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही स्टेटमेंट बतानी है। तो द सब्सटीट्यूशन अफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो सब्सटीट्यूशन अफेक्ट होता है वो पॉजिटिव नहीं होता बल्कि नेगेटिव होता है हमेशा ही, तो ये गलत है।
फिर द इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इन पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के लिए जो इनकम इफेक्ट प्राइस चेंज होता है वो नेगेटिव होता है, ना कि पॉजिटिव, तो ये भी गलत है। द इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इन नेगेटिव फॉर इन्फीरियर गुड्स, ये पॉजिटिव होता है, तो ये भी गलत है। द इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इज पॉजिटिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट फॉर गिवन गुड, ये ठीक है, क्योंकि गिवन गुड्स के अंदर जो इनकम इफेक्ट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और पॉजिटिव होता है। इसी वजह से हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड का वोलेटाइजेशन हो जाता है यहाँ पर, तो फोर्थ आंसर ठीक आ जाएगा। इसके बाद है आगे हम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में बताना कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, सही है ये पहला, ठीक है। फिर है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी ठीक है, एक्स को वाई के लिए जो ट्रांसफॉर्म करते हैं हम। फिर है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू एम सी एक्स अपॉन में एम सी वाई, ये भी ठीक है। बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन, नहीं, क्योंकि दोनों ही एक्स और वाई का परफेक्ट सब्सटीट्यूशन होता है उसकी वजह से होता है, तो इस वजह से डी ऑप्शन गलत हो गया, इम्परफेक्ट दे रखा है, तो ए बी सी ठीक है, ए बी सी यानी थर्ड ऑप्शन। फिर आगे दे रखा है इफ़ नॉमिनल जीडीपी इज 3000 एंड जीडीपी डिफ्लेटर इज 150 देन रियल जीडीपी निकालनी है। तो नॉमिनल जीडीपी दे रखी है और ये दे रखा है क्या बोलते हैं इसको, अपना जीडीपी डिफ्लेटर, हमें रियल जीडीपी निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जीडीपी का जो डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी दे रखी है, रियल जीडीपी अपने को निकालनी है, तो जीडीपी डिफ्लेटर को इसके नीचे ले आएंगे। और अब 3000 को 150 से 0 से 0 कट गई, 15 दूनी 30, तो 20 आ गया, इंटू में 100 होता है, तो 2000 आ जाएगी हमारी रियल इनकम, तो इसका आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो है ये पूछ रखा है कोव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, जो ये अल्फा और बीटा है ये दिखाते हैं अब भाई जो इनके अंदर सब्स्टिट्यूशन होता है दोनों फैक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, यानी ठीक है। अब ये लेस देन है तो लेस देन है, तो यानी डिक्रीजिंग आ जाएगा इसके अंदर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर दिया था हैवलमो ने दिया था, ये थर्ड आ जाएगा। फिर है हु इंट्रोड्यूस द टर्म रिवील्ड प्रेफरेंस इनटू इकोनॉमिक्स एंड इन विच ईयर, ये मैंने आपको थ्योरी करवा भी रखी है, आप देख लेना चैनल पर जाके। इसमें क्या होता है, ये दी थी सैमुअल्सन ने दी थी 1938 में, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा। इसमें क्या होता है, रिवील्ड किया हुआ यानी देखा गया बिहेवियर होता है जिसपे कंसिस्टेंट होता है जो कंज्यूमर होता है, ये था, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसके बाद हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट जो उसके अंदर बोल रखा है कि वो मैच करना है। तो पहले दे रखा है कुल स्थिर लागत, जो स्थिर लागत कौन सी होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट के बढ़ने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि हम रेंट देते हैं तो वो उतना ही रहता है जितना दे देते हैं, तो ये कांस्टेंट होता है, यानी जो हमारा एक्स एक्स होता है उसके बराबर होता है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, तो ए का सेकंड। फिर कुल परिवर्तनशील लागत, ये होती है जो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है तो ये भी बढ़ती है, तो ये होती है एस इनवर्स एस शेप की, तो इसका हो जाएगा थर्ड। फिर है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हम निकालेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से, तो ये होता है TFC अपॉन में क्या हो, तो TFC क्या अपनी कांस्टेंट होती है और उससे जैसे 1 2 3 ऐसे डिवाइड करते जाएंगे तो वो क्या घटती जाती है, लेकिन जो AFC है वो कभी भी 0 नहीं होती है, तो वो सिर्फ घटती जाती है। और इस पे जितने भी जब ये बन जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बनती है ये, इसमें जितने भी बॉक्स बनते हैं उनके ऊपर जो इलास्टिसिटी होती है वो इक्वल टू 1 ही होती है हमेशा ही, तो सी का आ जाएगा फोर्थ। फिर है एवरेज टोटल कॉस्ट, जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, यू शेप्ड की होती है, तो डी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, तो इसका आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फिर हाउ मैनी पीपल एक्सकेप्ट फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन द कंट्री बिटवीन 2013 टू 14 2022 से 23 तक, तो वो 24.8 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया था। फिर आगे हु कॉइंड एंड यूज द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक, ये मैक्रो और माइक्रो रैगनर फिश ने दिया था जब इन दोनों को अलग किया था। इसके बाद जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो केंजियन से रिलेटेड है मैक्रो, हाँ, तो इसका आ जाएगा थर्ड रैगनर फ्रेस, ये था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंट द एक्सप्रेशन इलास्टिसिटी टू मेजर द रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस। तो इसके बारे में बताया था एल्फ्रेड मार्शल ने, यानी जो मांग के प्रति जो भी अपनी कीमत में परिवर्तन से मांग के में जो परिवर्तन होता है उसकी लॉज के बारे में एल्फ्रेड मार्शल ने बताया था, यानी सेकंड ऑप्शन। फिर आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है वो बतानी है। तो डिमांड कर्व फॉर ए नॉर्मल गुड शिफ्ट राइटवर्ड व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीज। तो देखो जैसे इनकम कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स को और ज़्यादा लेता है, तो ये ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, सही है। डिमांड कर्व फॉर एन इन्फीरियर गुड शिफ्ट लेफ्टवर्ड व्हेन कंज्यूमर इनकम इंक्रीज, तो ये बात भी ठीक है, जैसे क्योंकि जो नेगेटिव रिलेशन होता है इन्फीरियर गुड का इनकम के साथ, तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये भी सही है। इफ़ कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज इन फेवर ऑफ ए गुड, गुड के फेवर में चेंज होती है अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस, द डिमांड फॉर सच ए गुड शिफ्ट टू राइटवर्ड, तो ये भी ठीक है भाई, अगर फेवर में हो रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी उसकी फेवर में है तो डिमांड ज़्यादा करेगा, ये भी ठीक है। आगे, इफ़ प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स इंक्रीज, यानी सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे वाले गुड्स को ज़्यादा खरीदेंगे, तो डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या बोल दी, लेफ्ट वर्ड, तो इस वजह से फोर्थ गलत हो गया। अब है बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ट्रेड होता है सिर्फ गुड्स का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, तो द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो यही आ जाएगा फर्स्ट ही इसका। आगे वाले में दे रखा है गुड्स एंड सर्विस, तो गलत हो जाएगा। ट्रांसफर पेमेंट और सर्विस दे दी उससे नेक्स्ट में, ये भी गलत हो जाएगा। वो करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस, करंट में तो सभी आ जाते हैं आइटम, इस वजह से ये भी गलत है, तो फर्स्ट ही ठीक होएगा ट्रेड BOT के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं जो है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मुद्रा पूर्ति की माप का M4 क्या होता है, M4 होता है जिसमें हम M1 प्लस जो मतलब कि वो होते हैं टाइम, इसके अंदर आ जाता है M1 के अंदर CU प्लस DD प्लस TD प्लस जो टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो ये आ जाएगा लास्ट वाला। इस M4 में सबसे कम लिक्विडिटी होती है, M1 में सबसे ज़्यादा होती है, और ये ब्रॉड होते हैं M1 M4 और M3 ब्रॉड कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर है यानी फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसमें। फिर है व्हेन इन यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट अडोप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये 2015 में आया था और 2030 तक के लिए है, तो 2015। फिर है इफ़ रिक्वायर्ड केस रिजर्व रेशो इज R, द वैल्यू ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर, तो ये हो जाएगी 1/R, इससे हम क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालते हैं, जो हमारे पास सरों में पैसा होता है उसके इंटू में कर देते हैं 1/R। R अपना जो दिया होता है रिजर्व रेशो, जिसमें R में क्या क्या आता है, CRR और SLR, ये दोनों आते हैं, उस तरह से हम मनी मल्टीप्लायर निकालते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि द कॉन्सेप्ट दैट बैड मनी ड्राइव आउट ऑफ सर्कुलेशन गुड मनी, यानी बैड मनी गुड मनी को बाहर निकाल देती है, तो ये था ग्रीशम का नियम है। जिस तरह से लेमन वाला जो ला है वो काम करता है, इसी तरह से ये करता है, यानी अच्छी चीज़ को बुरी चीज़ मार्केट से बाहर निकाल देती है, ग्रीशम ला सेकंड आ जाएगा। फिर व्हेन MR इज 0 देन द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, MR 0 दे रखा है तो फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का AR अपॉन में AR माइनस MR, तो MR 0 है, AR रह गए तो AR से AR कट जाएगा तो 1, तो सेकंड आंसर आ जाएगा 1। फिर आगे व्हाट इज द शेप ऑफ शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कोस्ट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ कोस्ट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ कोस्ट के बताना है, तो उसके थ्रू जो हमारा ABC का वो होता है ना, तो ये होता है, इसको हम सोशल टाइप बोल देते हैं, J टाइप बोलते हैं, उल्टा J टाइप का, तो इसका C आ जाएगा सोशल टाइप, और जो ट्रेडिशनल होता है उसके अकॉर्डिंग U शेप्ड होता है। फिर है हु इज़ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ऑफ इंडिया, तो नीति आयोग ऑफ इंडिया का चेयरमैन सुमन बैरी थे, अभी चेंज हो गए हैं, जो अभी चेंज हुए हैं वो उनका नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो है अशोक कुछ ऐसा नाम है, तो एक बार आप ध्यान में रख लेना, अशोक से रिलेटेड है कुछ। फिर उसके बाद आता है अशोक लाहिड़ है, ठीक है, और जो CEO है वो निधि छिब्बर है, निधि छिब्बर CEO हैं, और जो वाइस चेयरमैन है अब वो है अशोक लाहिड़, पहले ये थी सुमन के बैरी।
अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, द स्पेशल टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इन ढाका ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज पॉपुलर नाउ एज, तो वो थी मलमल। फोर्थ आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री वर्क एज द नोडल एजेंसी ऑफ द प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड ऑफ इंडिया स्टैटिकल सिस्टम इन इंडिया, तो मोस भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसी के अंदर NSSO CSO काम करता है, तो सेकंड आ जाएगा। व्हेन वाज द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार ये योजना थी, ये आई थी इंडिया के अंदर आई थिंक अक्टूबर 2020 में ही आई थी या 19 में, मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा डाउट में हूँ। हाँ, अक्टूबर 2020 में ही आई थी, तो अक्टूबर 2020। इसके बाद है फिर मैच करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या प्रोड्यूस करें, ये जो हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम है तीनों उनके लिए, तो क्या प्रोड्यूस करें, वो प्रोड्यूस करें जो कि चॉइस दे हमें, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सा प्रोड्यूस करें, तो ये डिपेंड करता है भाई किस तरह की टेक्नोलॉजी, और जो फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी उनकी इनकम के बेस पे, तो पहला व्हाट टू प्रोड्यूस चॉइस, सेकंड आ जाएगा ए का सेकंड। फिर है हाउ टू प्रोड्यूस, तो देखेंगे टेक्नोलॉजी यानी लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव, तो ये आ जाएगा थर्ड, बी का थर्ड। फिर है फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो ये आ जाएगा भाई किसकी इनकम यानी GDP बढ़ानी है तो ज़्यादा इनकम वालों के लिए, और अगर वेलफेयर बढ़ाना है तो कम इनकम वालों के लिए, सी का फर्स्ट, तो इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन इज लीस्ट इफ टेकन फ्रॉम, यानी वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन, अगर मीन डेविएशन की वैल्यू ली जाए तो सबसे लीस्ट कब आएगी, तो सबसे लीस्ट आएगी जब हम उसकी मीडियन से लेंगे, किससे, मीडियन से। एक मिनट में आपको कंफर्म कर देती हूँ, हाँ मीडियन से, जब हम मतलब कि मीन डेविएशन को मीडियन से लेते हैं तो सबसे कम आती है। फिर उसके बाद है मैच करना है इस लिस्ट को, तो ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन में क्या देखते हैं हम वो बताना है। हार्मोनिक मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मोड हमें देखो हम देख लेते हैं कि मोड होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, तो इसमें सी का फोर्थ देख ले कहाँ पर है, सी का फोर्थ, तो एक में ही है तो फर्स्ट में, तो यहाँ अब यहाँ से हमें आइडिया मिल गया, तो हम देखते हैं सी का फोर्थ। मीडियन क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भाई हमारे जो मतलब क्वालिटेटिव डाटा उनके बारे में बताता है। फिर है जो हार्मोनिकल मीन है वो एवरेज स्पीड, और सबसे ज़्यादा मैथमेटिकल यूज होता है हार्मोनिक मीन का, और ज्योमेट्रिकल मीन हो जाएगा रेट ऑफ ग्रोथ, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। फिर इसके बाद नेक्स्ट, द लीड एजेंसी, जो लीड एजेंसी है ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ई इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो लीड एजेंसी है, ठीक है, ई नेम, ये किसके लिए होती है, ई नेम है जो ये जो स्मॉल फार्मर है एग्रीकल्चर कंजर्वेटिव उनके लिए आई थी। फिर है इसके बाद आगे देखते हैं कि हु इज़ द रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये है मृत्युंजय कुमार नारायण। फिर है इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज्ड बाय 10, इंक्रीज किया गया यानी मल्टीपल नहीं किया गया, अगर इंक्रीज कर दिया जाए यानी जोड़ दिया जाए ऐसे घटा दिया जाए तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सेम ही रहता है, तो इस वजह से ये आ जाएगा भाई स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन विल अनचेंज्ड ही रहेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई आ जाता तो वो उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान करनी है, तो पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो इनसाइड है यानी उनका पूरा यूज नहीं हो रहा तो हो जाएंगे अनएम्प्लॉयड, तो ए का सेकंड। पॉइंट आउटसाइड है तो उनको तो हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए यानी अपने मतलब कि उसमें नहीं है, बजट के अंदर ही नहीं है वो, तो हो जाएगा अनअटेंडेबल कॉम्बिनेशन, तो बी का थर्ड। आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कब आउटवर्ड शिफ्ट होएगा, अगर यानी हमारी ग्रोथ ऑफ इनपुट की ग्रोथ हो जाए या टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, तो सी का फर्स्ट। और पॉइंट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसके प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटी कर्व होता है हमारा
कनकेव शेप का, उसी के ऊपर तो वो एफिशिएंसी को दिखाते हैं, यानी हमारे जो रिसोर्सेज हैं फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज है। तो डी का फोर्थ सारों में दे रखा है और बी का थर्ड, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर ये जो सोल्व करने वाला है इसको मैं आपको सोल्व करके बता देती हूँ कि ये कैसे निकालना पड़ेगा आपको। इसमें क्या है कि भाई जो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन 2020 द मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय की इतनी इनकम है 8000 और द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर वाज दे रखा है 160 इन 2020। अगर कंज्यूमर जो इट राइज हो जाए 2200 हो जाए ये 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो क्या जो कंपनसेट होएगा प्राइस का उसके बारे में बता रहे हैं। एडिशनल डीए कितना पे किया जाएगा, तो इसको हम निकाल लेंगे। जो हम पहले तो हम निकाल लेंगे हमारी जो नेशनल इनकम है उसको निकाल लेंगे। नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो उनको पहले एम्प्लॉय को मंथली इनकम है उस कर लेंगे, वो लेके चलेंगे। इनटू में क्या करेंगे, जो न्यू वाला जो सीपीआई है अपॉन में ओल्ड सीपीआई, तो इस तरह से हमारी नेशनल इनकम निकल जाएगी। वो निकली है 10,000। फिर 10,000 हमारी नेशनल इनकम निकल गया, 10,000 निकली है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉय है जो उसको माइनस कर देंगे। उसमें से 10,000 को में से इसको माइनस कर देंगे मंथली इनकम ऑफ, तो हमारा निकल जाएगा 2000। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर इफ़ द वैल्यू ऑफ ऑल आइटम आर नॉट इक्वल नहीं है, तो रिलेशनशिप क्या रहेगा, तो सबसे ज़्यादा मीन होता है, फिर ज्योमेट्रिकल मीन होता है, फिर हार्मोनिक, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। मीन, ज्योमेट्री और फिर हार्मोनिक, ये आएगा इसके अंदर। फिर उसके बाद हु इज़ कंसिडर द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग का जो आर्किटेक्ट है वो किसको माना जाता है, आर्किटेक्ट विश्वेश्वरैया को माना जाता है। और वैसे जो मतलब कि इंडियन प्लानिंग लेके आए थे महालनोबिस, लेकिन इसका निर्माता है जो वो विश्वेश्वरैया को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने 1945 के आसपास इसके बारे में बात कर दी थी। फिर ये धीरे धीरे मॉडल बनने महालनोबिस से स्टार्ट हुए थे। फिर है उसके बाद फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट वी कंसिडर। दो एट्रीब्यूट के बीच में हम अगर कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं तो हो जाएगा स्पेयरमैन कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, क्योंकि उनको हम रैंक देके निकालते हैं। फिर उसके बाद है व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप, तो ये आ जाएगा 15 मार्च 1950 और फिर 2015 में इसकी जगह आ गया था नीति आयोग। इन ए मॉडरेट एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 20 एंड मोड इज 18 देन मीडियन विल बी। तो इसका फॉर्मूला होता है मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 2 इंटू में मीडियन माइनस मीन। इस तरह से निकालते हैं हम। इनको वैल्यू पुट करके रखेंगे तो ये निकल जाएगा और ये आएगा हमारा, जब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो उस हिसाब से निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 19.33। तो इसका आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फिर अकॉर्डिंग टू द नेशनल फाइनेंस इंक्लूजन सर्वे कंडक्ट बाय नाबार्ड व्हाट वाज द शेयर ऑफ द नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन एग्रीकल्चर क्रेडिट, तो ये आ जाएगा 23.40% था। जो ये डाटा है इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आर स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट के बारे में बताना है। तो इसको कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन के बारे में बोलते हैं, सही है। जो आर स्क्वायर इज रेशो ऑफ एक्सप्लेन वेरिएंस टू टोटल वेरिएंस को दिखाता है, ये बात भी ठीक है, टोटल वेरिएंस को दिखाता है। 1 माइनस आर स्क्वायर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन, ये भी ठीक है। द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज लाई बिटवीन प्लस एंड -1, तो ये बात ठीक है। लेकिन जो टोटल वेरिएंस को ना दिखा के एक रेशो को दिखाता है तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट सिस्टेमेटिक सेंसेक्स, जो सिस्टेमेटिक सेंसेक्स हुआ था फर्स्ट, वो हुआ था 1891 में, और नॉन स्क्रेन्यूस हुआ था 1872 में, और कंप्लीट हुआ था 1881 में। तो सिस्टेमेटिक हुआ था 1891, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट है अटल भूजल योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द एसोसिएशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से लगाई गई थी ये अटल भूजल योजना। फिर उसके बाद
विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर नॉट ए पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी। लिबरलाइजेशन पॉलिसी का क्या पार्ट नहीं था, तो जो लाइसेंस थे उनको समाप्त कर दिया गया था, सही है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आई थी, सही है। फिर है जो डिसमेंटलिंग किया गया था, रिस्ट्रक्शन यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रक्शन था उसको भी हटा दिया गया था, ये भी ठीक है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट इससे रिलेटेड नहीं था, तो फोर्थ आ जाएगा। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लेस देन एंड मोर देन ओ गिव कर्व गिव द वैल्यू ऑफ मीडियन, और हिस्टोग्राम से निकालते हैं हम मोड को, और इन ओ गिव कर्व से मीडियन को निकालते हैं। इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री द पॉवर्टी रेशो वाज हाईएस्ट एंड इन विच स्टेट द पॉवर्टी रेशो वाज लोएस्ट। उस टाइम जो पॉवर्टी रेशो था हाईएस्ट था वो बिहार में और लोएस्ट था केरला में। अब भी यही है डाटा जब तक अगला सेंसेक्स ना हो जाए। ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्राइस इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर। तो वो है फीसर वाला, दोनों को ही सेटिस्फाई कर देता है। जो मार्शल है वो सिर्फ टाइम रिवर्सल को करता है, फैक्टर को नहीं करता है। इफ़ ऑल ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाई, अब देखो वहाँ आया था इंक्रीज कर दिया जाए, अब आ गया मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 2 से, तो फर्स्ट ही आ जाएगा। फिर है व्हाट वाज द पॉवर्टी रेशो इन द कंट्री इन 2023 टू एज पर इकोनॉमिक सर्वे। तो ये है अब 11 पॉइंट समथिंग, तो यही आ जाएगा सेकंड वाला, 28 ऐसा कुछ है। तो इस वजह से इन्होंने 3 दे दिया है पूरा ही। अब इसके बाद है नेक्स्ट, हाउ मैनी सिटीज़ हैव बीन सिलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट एज स्मार्ट सिटी इन द कंट्री। उस टाइम का जो करंट था उससे रिलेटेड है, तो 100 कंट्रीज़ को, सिटीज़ को चूज़ किया गया था पूरी कंट्री के अंदर से स्मार्ट सिटी के रूप में। सेकंड ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय हिस्टोग्राम। अभी बताया था मैंने पीछे, हिस्टोग्राम किससे क्या निकलता है, मोड, और ओगिव से निकलता है मीडियन। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज -0.90 देन द कोफिशिएंट ऑफ नॉन डेटर्मिनेशन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस आर स्केयर, 1 माइनस आर स्केयर। आर स्केयर हमें आर दे रखा है, जो कोफिशिएंट दे रखा है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है, यानी आर 0.90। अब इनसे हम कोफिशिएंट ऑफ डेटर्मिनेशन निकाल लेंगे, तो 0.90 का स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.81। अब इसमें से हम नॉन डेटर्मिनेशन निकाल लेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर स्केयर। आर स्केयर आया था 0.81, और उसमें से 1 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.19, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।